थोड़ा ध्यान से इस चीजों को आप देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से चीजों को समझाई जाए। वो इसलिए कि एसआईआर जो ये प्रक्रिया जो है स्पेशल, जो ये प्रक्रिया चलाया जा रहा है, हमारा इंटेंसिव रिवीजन जो हमारा है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपका वोटर लिस्ट दुरुस्त किया जा रहा है, वो सिर्फ बताया जा रहा है। रियल मकसद क्या है वो आपको आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे ओके, ये जो प्रोविजंस है हमारा एसआईआर का, जो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन जिस पावर का यूज करके इसको कर रही है, उसके बारे में डिटेल है। आगे बढ़िए, बातें कुछ आ चुकी है हमारे साथी के जरिए। चलिए, 3 जो डेट की बात हो रही थी, मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको डेट बता रहा हूँ। यहाँ पे एक 25 जून से 26 जुलाई का जो मामला था, जिसमें फॉर्म जमा करना था सब लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए ऑलमोस्ट सबका फॉर्म जमा हो गया है। लेकिन इसकी पूरी उम्मीद है कि आप में से लगभग लोगों का डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं बीएलओ के बहुत करीब हूँ, कई वार्ड के बीएलओ के साथ में काम कर रहा हूँ, हमारी टीम काम कर रही है। सच्चाई ये है कि बीएलओ पेपर तो लिए हैं, और वो पेपर उन लोगों को मंगा लिया गया था पंचायत भवन या फिर यहाँ पे नगर निगम भवन में मंगा लिया गया था, जहां इस नाम से मंगाया गया था कि हम उसको जमा करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि वो लोग सिर्फ पहले पेज को और दूसरे पेज को फोटो को खींचकर और उन लोगों ने विदाउट डॉक्यूमेंट जमा कर लिया है। तो पहली चीज तो यह है कि आप इत्मीनान ना हो कि आपका पेपर जमा हो चुका है। बहुत लोग अभी आप देखेंगे तो वो खुशफहमी में है कि हाँ हम पेपर तो दे दिए हैं। उनको लगता है कि मैं पेपर दे दिया, बीएलओ को पेपर दे दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। और वो बीएलओ के बारे में आप समझ लें, वो नॉर्मली आंगनबाड़ी की सेविका है, कोई टीचर है स्कूल में, उसमें से 50% तो ऐसे हैं जो सही से मोबाइल भी नहीं चला सकती है। आपका डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करेंगे? ये सच्चाई है। अगर यहाँ पे कोई बीएलओ बैठे होंगे या फिर अगर आप प्रैक्टिकल में आप जाकर देखेंगे तो यही हकीकत है। तो पेपर को लेकर पहले तो आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होइए। आपकी जिम्मेदारी 1 तारीख से, रियल असल जिम्मेदारी तो 1 तारीख से शुरू होने वाली है। वो ड्राफ्ट रोल जो 1 अगस्त को आएगा, और उसके बाद दावा और आपत्ति करने का जो आखिरी डेट है वो 1 सितंबर रखा गया है। मतलब एक पूरा अगस्त महीना आपको है दावा और आपत्ति करने का। ड्राफ्ट रोल में नाम तो आ जाएगा जिनका फॉर्म जमा हुआ, और बीएलओ की मेहरबानी भी कह सकते हैं कि बगैर डॉक्यूमेंट के भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही फॉर्म जमा कर दिया है आपका, जिसमें डॉक्यूमेंट नहीं लगा हुआ है। और इसके बाद एक दूसरा हमारा मामला है कि अंतिम सूची 30 सितंबर को आएगा। तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में अब सरकार क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, ये भी एक शक है कि क्या वो दस्तावेज को फिर से जांचेगी या फिर वो गलत नाम को हटाएगी, या पहले से सब कुछ फिक्स है। हो सकता है मैच फिक्स हो, पहले से ही फिक्स है कि उसको करना क्या है, उनका मिजाज पहले से बना हो, हर जगह के लिए वो पूरे प्लान किए हुए हो। अभी आने वाला वक्त बताएगा। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है, वो है डेट को लेकर। 3 पैरामीटर्स है, डेट के 3 पैरामीटर्स है। आखिर ये 3 पैरामीटर्स क्यों है? क्या सवाल ये उठता है कि 3 अलग अलग तारीख का पैमाना क्यों रखा गया है? अगर आप वोटर लिस्ट को, अगर सिर्फ आपको वोटर लिस्ट को वेरिफिकेशन करना है तो ये 3 पैरामीटर क्यों है? वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम है सबके लिए 1 पैरामीटर रखिए, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट्स मांगिए। ये आप क्यों कर रहे हैं कि जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं उनको 1 डॉक्यूमेंट देना है, जो 1987 से लेकर 2004 के बीच में पैदा हुए हैं उनको 2 डॉक्यूमेंट देना है, एक खुद का देना है और एक मां या बाप को किसी एक का देना है, और जो 2004 के बाद पैदा हुए उनको 3 पेपर देना है, खुद का भी देना है, मां का भी देना है और अपने अब्बू का भी देना है। ये 3 पैरामीटर, सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू हो जाता है, ये 3 पैरामीटर क्यों? अगर आपके वोटर लिस्ट को सिर्फ सिलेक्शन करना था, वोटर लिस्ट को अगर आपको वेरीफाई करना था, तो 3 पैरामीटर का क्या मतलब बनता है? इसको लेकर कोई भी प्रॉपर अभी तक कोई जवाब नहीं है कि 3 पैरामीटर का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे शक होता है कि ये लोकतंत्र में उम्र के आधार पे पहचान कैसे हो गया? उम्र के 18 साल सिर्फ 1 पैरामीटर होना चाहिए, उसके बाद ये पैरामीटर क्यों है? इसी में और भी सवाल ये बनते हैं कि शादीशुदा महिला, सबसे इससे पहले बात की आ गई है, जो महिला अपने मायके में है, आज तक उनके हस्बैंड से उनको जाना जाता था, लेकिन इस
पुनर्निरीक्षण में एक सबसे अहम चीज जो ये कहा जा रहा है कि हर एक बंदे को, हर एक इंसान को जो वोटर लिस्ट में है उनको अपने माँ बाप का डिटेल देना है। शौहर को ऑप्शनल कर दिया है, पति को ऑप्शनल कर दिया है। अब फॉर्म में देखेंगे सबसे नीचे में पति, जीवन साथी, और वो भी ऑप्शनल, और माँ बाप को मैंडेटरी किया हुआ है। ये कहीं ना कहीं एनआरसी की तरफ इशारा है। इससे पहले 2003 में हुआ था पुनर्निरीक्षण, बेशक हुआ था, लेकिन 2003 में पुनर्निरीक्षण का आधार यह नहीं था। 2003 में डेट के पैरामीटर्स नहीं थे। 2003 के पुनर्निरीक्षण में मां बाप का नहीं मांगा जा रहा था कि अपने मायके का लेकर आओ। ये आप क्यों कर रहे हैं? ये बैक डोर से एनआरसी लाया जा रहा है। ये अभी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अभी इंफॉर्मेशन आपसे ले रहे हैं, और इसी डेटा को वो आगे इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, अभी आगे बातें आएंगी। चलिए, डॉक्यूमेंट्स पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बस ये हमारा यहां पे स्लाइड है कि 3 के हिसाब से जो है भी यहां पे डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। बात आ गई है, सबसे मेन पेपर 2003 का है, लेकिन परेशानी यह है कि उनको खोजना हिंदी में है, और कंप्यूटर में मैक्सिमम लोग इंग्लिश में टाइप करके खोजते हैं। सर्च ऑप्शन है, लेकिन हिंदी में पूरा वोटर लिस्ट 2003 का हिंदी में है। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बूथ का। अभी करेंट बूथ कुछ और है, और 2003 में बूथ कुछ और था। यहां तक के जो एसी नंबर होता है, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नंबर होता है, वो अलग है। अभी जैसे मुजफ्फरपुर का 94 है, मुजफ्फरपुर का एसी नंबर 94 है, और 2003 में ये 59 था। तो ये चीज कैसे, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, तो वो कैसे सर्च करेंगे? तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रहा है 2003 का। उसके बाद 2003 तो ठीक है, सबसे बेहतर, ये भी बाद में लाया गया जब बहुत प्रेशर हुआ। और उसके बाद यहाँ 11 डॉक्यूमेंट है। 11 डॉक्यूमेंट में कुछ कंफ्यूजन है, खासकर पहले नंबर में जो मांगा है, दूसरे नंबर में जो 1987 से पहले जारी किया हुआ पासबुक, 1987 से पहले जारी किया हुआ कोई आपका LIC का पेपर वगैरह, और इसकी वजह से ये कंफ्यूजन है, लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग अभी पासबुक लगा रहे हैं, अभी का करंट का पासबुक लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास अभी भी BLO पे बहुत सारा पेपर है, हमारे पास अवेलेबल अभी है, तो यहाँ पे 1987 का ना होकर लोग अभी का पासबुक लगा दे रहे हैं। इसमें भूमिका कहीं ना कहीं हमारे लोकल जो लीडर्स होते हैं, वो सही से उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, या फिर वो खुद भी सही से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन है। सच्चाई तो ये है कि मैंने एक सिर्फ प्रैक्टिकल किया। एक सो कॉल्ड नेता से मैंने पूछा, आप बहुत सारा पेपर लेकर आए हो, क्या आप सिर्फ उस फॉर्म को एक बार पढ़े हो जो फॉर्म सबसे भरवाया जा रहा है? उसने कहा कि नहीं पढ़े। और सच्चाई है कि यहाँ पे बैठे हुए भी 90% ऐसे लोग होंगे जो पूरे फॉर्म का जो आगे और पीछे 2 पेज है, वो दोनों पेज को हम में से बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे। वक्त नहीं है शायद, लेकिन नहीं पढ़ने की वजह से भी बहुत कंफ्यूजन है। अगर हम वो पढ़े, हर एक जो हमारा इनोवेशन फॉर्म है, प्रपत्र जो हमारे पास आया, हर एक पे बातें 11 डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट क्लियर लिखी हुई है कि कौन कौन 11 डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर भी कंफ्यूजन है हमारा। तो एक कंफ्यूजन इस पे देख लीजिए कि 1987 से पहले, और आप गौर करेंगे कि सबके सामने यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे आप सरकारी के लिए जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आई कार्ड जिनका मांगा गया है, यहाँ पे 87 से पहले के लिए 87 कोड है, आपका पासपोर्ट के लिए P है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए B है। ये कोड एक्चुअली है क्या? इस कोड में एक चीज सरकार ने छोड़ दिया है, D, डाउटफुल सिटीजन, जो आने वाले वक्त में होगा। ये कोड है क्या कि हर एक BLO को, मैं कर लेंगे, हर एक BLO को एक फॉर्म मिला है, आगे मैं फॉर्म दिखाऊंगा, BLO को जो मिला है भरने के लिए। अभी उस फॉर्म में हर एक बंदे के ईपिक के सामने कौन सा डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है उसका कोड लिखना है। अगर उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है तो B लिखना है, अगर उन्होंने पासपोर्ट दिया है तो P लिखना है, और अगर उन्होंने कोई पेपर नहीं दिया है तो कोई पेपर नहीं, कॉलम के सामने उनको टिक लगाना है। ये हो रहा है, और हर एक BLO ने इसको जमा किया है। यहां पे कोई BLO है? आपने जमा किया? जी हाँ, हर एक BLO ने जमा कर दिया है कि कितने लोगों ने पेपर दिया, कौन सा पेपर दिया, इसको कोड लिख के, कितना जेन्युइन हुआ है, कितना उन्होंने सही बनाया है, क्या लिखा है, ये तो अल्लाह आलम है। लेकिन ये चीज की गई है,
उसके बाद एक और पेपर उनको मिला है, जिस पेपर में उनको पूरा लिखना है कितने लोग इलेक्टोरल रोल में है, कितने मर गए हैं, कितने लोगों ने पेपर दिया है, कितने लोगों ने पेपर नहीं दिया है। एक पेज है जिस पर भर के उनको सिग्नेचर करके जमा करनी है, और वो जमा कर दिए हैं। वो पेज का मैं आपको आगे फोटो भी मैं दिखाऊंगा आपको, बीएलओ के उस पेज का। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसके हिडन एजेंडे पे भी मैं अभी आगे आने वाला हूं कि इसका एक्चुअली हिडन एजेंडा क्या है। दस्तावेज जो कंफ्यूजन कर रहा है अभी लोगों को, वो 1987 वाला एक डॉक्यूमेंट कंफ्यूजन में है, उसमें गलती कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे जो भी बात हो गई 11 नंबर में, जो आवंटन हुआ स्पेशल जो जमीन, उसके बदले में लोग अभी का रजिस्ट्री पेपर लगा दे रहे हैं, अभी का नगर निगम का रसीद लगा दे रहे हैं, अभी का कोई क्या नाम है कि जो लगान रसीद होता है उसको लगा दे रहे हैं। तो कुछ कंफ्यूजन है, इस चीजों को आप समझे। 11 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो अवेलेबल है ये मांग रहा है, और 2003 का वोटर लिस्ट मांग रहा है। इस एज में जो है उनको दोनों देना है, इस एज में अगर जो आते हैं उनको तीनों डॉक्यूमेंट देना है, और इस एज में आते हैं उनको एक डॉक्यूमेंट देना है। एक और कंफ्यूजन है 2003 को लेकर। बहुत लोग कह रहे हैं कि 2003 में जिनका नाम है उनको कोई पेपर नहीं देना है। 2003 में अगर उनका नाम है तो उनको पेपर देना है 2003 का। पेपर तो देना है ना, ये ना समझे कि 2003 में हमारा नाम है। एक बंदा आया बोला कि मेरा 2003 में नाम है, हमने कहा कि आपने देखा है उस पेपर को? नहीं, हमको पता है, हमको पता है कि हम 2003 में वोट दिए थे। हमने कहा कि आपने पेपर लगाया? तो पेपर तो नहीं लगाया कि हमारा 2003 में नाम है। 2003 में नाम बोलने से नहीं होगा, 2003 के उस पेज को निकालना होगा। उस पेज में जिस सीरियल नंबर में आपका नाम है उस सीरियल नंबर को हाईलाइट करना होगा, और हाईलाइट करके अपने पेपर के साथ लगाना होगा। कारण यह है कि बीएलओ के ऐप पर या ऑनलाइन भी हम लोगों ने डाला है, तो 2003 का जब पेपर लगाते हैं, फोटो स्कैन करके खींच के फोटो डालते हैं, तो उसमें 59 अगर हमारा पूछना है वो लिखना पड़ता है, फिर बूथ नंबर जैसे हमारा 33 है वो लिखना होता है, और फिर उसके बाद 2003 में किस सीरियल नंबर पे आपका नाम था वो सीरियल नंबर भी डालना होता है। तो अगर आप 2003 का पेपर लगाएंगे ही नहीं तो बीएलओ या कोई भी 2003 में आप कितने नंबर सीरियल पे थे कहां से लगा देगा वो? तो 2003 का पेपर निकाल कर उसको लगाना है। ये ना समझे कि 2003 में हम नाम देख लिया, मोहल्ले में एक आदमी पेज लेकर आया, खानदान में एक लेकर आया, चाचा भतीजा सबका नाम है, सब बोला हाँ 2003 में नाम है, चलो अच्छा है। सबको उस पेज को फोटो कॉपी करके, हर एक बंदे को फोटो कॉपी करके और इंडिविजुअल उसको हाईलाइट करके, अपने अपने नाम को हाईलाइट करके सबको लगाना है। अजीब अजीब तरह से लोग वर्क कर रहे हैं। एक परिवार में 8 लोग हैं, 8 लोगों ने क्या किया, एक साथ पूरे फॉर्म को स्टेपल करके और एक पेज लगा दिया। वो मान रहा है कि एक पेज लगा दिए, अब बीएलओ साहब सबका नाम खोज लेंगे उसमें से। कुछ नहीं ऐसा होने जा रहा है। आपको खुद ही ये काम करना होगा। अब कैसे करेंगे ये चीजें मैं आपको आगे बताता हूं। तो डॉक्यूमेंट्स यहां पे सबका कोड अवेलेबल है, जो जो कोड इस्तेमाल किया जा रहा है अभी, और बाज़ाब्ते इसका प्रॉपर एंट्री हो रहा है। एक और चीज है, बहुत लोग को ये लगता है कि अगर नाम कटेगा तो सबका कटेगा ना, इसमें जो जो पेपर नहीं दिया सबका कटेगा, बहुत बड़ी आबादी का कटेगा। तो उनको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंसानी फितरत है। इंसान बोलता है जलजला है, सब मर जाए, ठीक है हम अकेले ना मरे। उसको लगता है कि सबके साथ में होगा दुख नहीं होगा, अकेले होंगे तब ज्यादा तकलीफ होगा। उसमें यही चीज यहां पे भी काम कर रहा है कि बहुत लोग पेपर नहीं दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, उसमें हम भी नहीं दिए होंगे तो सबके साथ थोड़े नाम काट देगा। इंडिया में 2019 में सीएए लागू हो चुका है, जो भी हमारे भाई ने जिक्र किया है। और सीएए कानून क्या कहता है, अदर देन मुस्लिम जो भी है, इंडिया को तो छोड़ दो, जो बांग्लादेश, नेपाल, दूसरे कंट्री से आए हैं उसको हम नागरिकता दे देंगे। जो इंडिया का उसको तो छोड़ो, मैं बाहर को भी नागरिकता दे दूंगा, अदर देन मुस्लिम। अगर वो 15 तारीख के बाद 20 तारीख के बाद खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, ऐसा ना करे कि वो क्या कहे कि एक शपथ पत्र तुम लोग डाल दो, जो भी अदर देन मुस्लिम है शपथ पत्र डाल दो कि आई बिलोंग फ्रॉम दिस कम्युनिटी। हो गया, सीएए के थ्रू आप नागरिक हो गए, और चूंकि आप नागरिक हो गए इसीलिए आपका वोटर राइट का अधिकार है। बच कौन गए? बच गए मुस्लिम कम्युनिटी, जिसको पेपर देना होगा।
हो सकता है तैयार रहिए। कैसे थोड़े कि कानून बनाएगा, बना हुआ है कानून, लागू है, काम भी कर रहा है वो कानून, बहुत लोग अप्लाई भी किए हुए हैं उसके लिए। तो इस चीज को भी समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़ो। नेक्स्ट, चलिए डॉक्यूमेंट्स के बाद एसआईआर में दस्तावेज दीजिए, वोटर बनिए, नागरिकता बचाइए। मामला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा दिया और जो कानून के अंतर्गत है कि चुनाव आयोग क्या कहता है, केवल भारत के नागरिक ही वोट देने के हकदार हैं। जो भारत के नागरिक होंगे उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। बिल्कुल, यानी यदि आप वोट देना चाहते हैं तो आपको यह साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। सिंपल सी बात है। अगर नागरिक है तभी आपको वोट देने का अधिकार है, तो इट मींस कि हम सबको साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं, और अगर नागरिक है तब हम आपको वोट देने का अधिकार देंगे। आइए, अगर आपने दस्तावेज नहीं दिया तो क्या होगा 1 तारीख के बाद? हम में से बहुत लोग नहीं दिए हैं, और दिए भी हैं तो 1 तारीख के बाद कंफर्म करेंगे ऑनलाइन। 1 तारीख को गवर्नमेंट, अभी सबका ऐप बंद हो चुका है। 26 तारीख को ऐप बंद हो चुका है, ऑनलाइन पोर्टल काम करना बंद कर दिया है। इनफैक्ट आज के डेट में बीएलओ के ऐप पर एक भी वोटर का नाम नहीं दिख रहा है। पुराने वाले सारे वोटर्स को हटा दिया गया है। 1 तारीख को फ्रेश नया वोटर लिस्ट आएगा, ड्राफ्ट रोल आएगा। ड्राफ्ट रोल का मतलब होता है कि जिसमें आपको गुंजाइश है बदलाव करने की, और उसके बाद फाइनल रोल आएगा। इसका मतलब है कि अब खत्म हो गया, कोई गुंजाइश नहीं है आपको बदलाव करने की। तो ड्राफ्ट रोल जो आएगा 1 तारीख को, उसमें आपके 3 टाइप के कैटेगरी होंगे। एक वो कैटेगरी होगा जिसने पूरा पेपर दिया है, जो कि 10 से 20% है। बीएलओ ने शुरू में जो ईमानदारी से भरा है, शुरू में भरा ईमानदारी से, या 5-10 लोगों ने मिलकर डॉक्यूमेंट्स रखा है, कुछ हमने परिवार को देखा है, और फिर बीएलओ को बुलाकर अपने सामने उसने अपलोड किया है। ठीक है, यही तरीका हमें 1 तारीख के बाद अपनाना होगा। क्या अपनाएंगे 1 तारीख के बाद, क्या करेंगे, आगे हम उन पर बात करेंगे। तो 1 तारीख के बाद 3 तरह का होगा। पहला होगा जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिया है, जो उनका रिक्वायरमेंट है। दूसरा वो होगा जो पार्शियली दिए होंगे, आधा दिए होंगे, अपना दिए हैं तो माँ बाप का नहीं दिए हैं, अगर दिए भी हैं तो गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, ये पार्शियल होगा। और तीसरा जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है। ये तीनों ऑप्शन बीएलओ को दिखा रहा था, तीनों ऑप्शन दिखा रहा था, किन्होंने पेपर दिया, किसने पार्शियल पेपर दिया और किसने पेपर नहीं दिया। ऐप पे सारी चीजें दिखा रही थी। खैर, तो फाइनल वोटर लिस्ट से नाम कट, अगर हम दस्तावेज नहीं देते हैं तो फाइनल वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है, बल्कि कट जाएगा। और अगर नाम कटता है तो सबसे पहले भविष्य में पूछा जा सकता है हम लोगों से, जो भी पेपर नहीं दिए और जिनका वोटर लिस्ट में नाम कट गया। नाम कटना और वोटर लिस्ट में नाम करना होना दोनों दो चीज है। अभी बहुत ऐसे हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो नया अप्लाई कर देंगे। और नाम है और डॉक्यूमेंट के अभाव की वजह से नाम का कट जाना, ये एक अलग चीज है। नाम कटने का मतलब है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था, इसीलिए आपका नाम कटा है। और नाम नहीं है, अभी बहुत लोगों का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, यहां से वहां गए, वहां से वहां गए, कट गया, तो वो फिर से नया अप्लाई करेंगे, वो ज्यादा आसान है। खैर, तो भविष्य में हमसे पूछा जा सकता है कि आपने दस्तावेज क्यों नहीं दिए, पहला, और क्या आप भारत के नागरिक हैं, एक सवालिया निशान, यही है डी, डाउटफुल। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि नहीं है, ये हमसे पूछा जाएगा। तो सही दस्तावेज अगर देते हैं तो हम अपने ऊपर शक करने से बचते हैं। उसके बाद, क्या यह सिर्फ वोट का मामला है? नहीं, यह सिर्फ वोट का मामला नहीं है। एसआईआर का डेटा भविष्य में, ये जो अभी एसआईआर हो रहा है, इसका डेटा भविष्य में नागरिकता साबित करने में भी यूज हो सकता है। जैसे कि अभी 2003 का हो रहा है, अभी 2003 का इस्तेमाल किया जा रहा है, आने वाले वक्त में इसी तरह से अभी 2025 का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। तो कोशिश करें कि हमें अपने नाम को किसी भी
में बचाना है। दूसरा, सरकारी योजना में, पहचान पत्र वगैरह में, सरकारी नौकरी या स्कॉलरशिप में आज भी वृद्धा पेंशन विदाउट वोटर कार्ड के वृद्धा पेंशन नहीं होता है। वृद्धा पेंशन में मैंडेटरी है कि आप वोटर आईडी लगाएंगे तभी वृद्धा पेंशन अप्लाई होता है। खैर, क्या आप डाउटफुल सिटीजन कहलाना चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा यहाँ पे डाउटफुल सिटीजन कहलाना कि जिसके नाम के आगे डी लगे। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर आप दस्तावेज न देने पर जांच में आ सकते हैं, नागरिकता पर शक हो सकता है, कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि आपको डीएम के पास अपील करना पड़ेगा या फिर आपको पटना में अपील करना पड़ेगा, तभी जाकर फिर आप, और फिर वो प्रक्रिया क्या होगा पता नहीं। अगर आप दस्तावेज देते हैं तो जाहिर सी बात है वोटर बचे रहेंगे, अधिकार आपका रहेगा और पहचान भी सुरक्षित रहेगी। ये दो पोर्टल है जिसपे सारी चीजें हो रही ऑनलाइन की अगर बात करें तो। एक है सीईओ इलेक्शन बिहार, और यहां से बहुत सारा लिंक हमारा voters.eci, एक्चुअल हमारा वेबसाइट यही है voters.eci.gov.in। इसी पोर्टल पे सारा काम हो रहा है। चलिए, बीएलओ का ऐप है, जो ऐप बीएलओ डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे SIR स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का ऑप्शन है, इसी पे क्लिक करते हैं। शुरुआत हुआ था एक ऑप्शन से, आज इसके अंदर 6 ऑप्शन अवेलेबल है, सारी चीजें। और कोशिश क्या करनी है, 1 तारीख से पेपर 8-10 लोग जमा कर ले, बीएलओ को बुलाकर देकर, ये नहीं के सामने में करवाना है। अब पेपर को सामने अपलोड कराइए। 8-10 घर का पेपर एक जगह जमा कर लीजिए और बीएलओ को बोलिए कि पेपर हमारे सामने अपलोड करो। ले जाने के बाद वाली बात नहीं होगी कि आप ले जाके अपलोड करोगे नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी है। खैर, मैं जिस रिपोर्ट की बात कर रहा था, बीएलओ ने इस रिपोर्ट को दिया है, मैंने सिक्योरिटी के लिए नाम को हटा दिया है, ठीक है। ये बीएलओ ने रिपोर्ट दिया है जिसमें नाम है, फादर नेम है, ईपिक नंबर है, 2003 में उनका नाम था, किस एसी नंबर में था, उनका सीरियल नंबर क्या था, और उस 11 में से कौन डॉक्यूमेंट दिए हैं। 2003 में था तो नहीं देंगे। उसके बाद अगर पेपर नहीं दिए हैं तो यहाँ टिक लग रहा है, पेपर नहीं होने की कंडीशन में यहाँ टिक लग रहा है। ये हर एक बूथ पे जितने भी बीएलओ सबको ये पेपर मिला है और सब लोगों ने भर के दे दिया है। आधे से ज्यादा लोगों ने नो ही ज्यादा उनका दिख रहा है। और फिर उनसे इस पेपर पे सिग्नेचर किया गया है कि टोटल आपके कितने बूथ पर कितने हैं, देखिए कितने लोगों ने पेपर दिया है, कितने लोगों ने पेपर नहीं दिया है, कितने लोग मरे हुए हैं, ये सारा लिस्ट है यहाँ पर, जिस पर बीएलओ सिग्नेचर करके हर एक बीएलओ ने ये पेपर जमा कर दिया है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं आज तक के डेट में, और हम लोगों को लग रहा है कि पेपर जमा कर दिए तो हो गया, हमारा नाम बच गया। कौन सा पेपर दिया, अवेलेबल है कि नहीं, वो चीज आप दूसरा खोलेंगे, एपीसीआर वाला। अब एपीसीआर इसमें क्या भूमिका निभाएगी, एपीसीआर कैसे काम करेगी, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। F5 प्रेस कीजिए, F5। एपीसीआर जो संस्था है, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये मुजफ्फरपुर में अभी फिलहाल 11 जगह कैंप लगाएगी 1 तारीख से, जिसका अभी जगह का नाम और वहां पे जो लोग जिम्मेदार होंगे उनका मोबाइल नंबर, सारी चीजें स्क्रीन पर आएंगी और आपको एपीसीआर की तरफ से ये मदद आपको मिलेगी। एक सेंट्रलाइज सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया है, इसमें कई लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है अपने लेवल पे, और भी ट्रेनिंग्स होंगे। और वो सारे, चूंकि लोगों को जो कंफ्यूजन है, बहुत लोग नहीं जानने, जानकारी नहीं है, तो एक ट्रेंड स्किल्ड अभी 10 बच्चों का प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुका है, और ये 10 लोग और उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम होगा जो शहर के 10 जगह पे ये टीम काम करेगी। तो एपीसीआर में हमारा मिशन है, एपीसीआर का मिशन है कि सभी पात्र नागरिक की मतदाता सूची में नाम अपडेट हो जाए या शामिल कराने में मदद करना है, वास्तविक दस्तावेजों की पहचान और उन्हें डिजिटल रूप में सुरक्षित करना है, झूठे निराकरण लोगों से बचाना है, गलत अफवाह, गलत जानकारी देने वालों को बचाना है, और नए वोटर लिस्ट में भी नाम ऐड होगा। 1 तारीख से नए वोटर लिस्ट का नाम भी ऐड होगा। तो हम लोग की जिम्मेदारी है मुजफ्फरपुर में, अगर आप देखा जाए, मुस्लिम की अगर सिर्फ बात की जाए तो हकीकत है कि वोटर्स होने चाहिए जितना, उस रेशियो में सिर्फ 60% ही ऐसे वोटर्स रजिस्टर्ड है। 40% हर घर में 10 में से 4 ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है।
तो नाम जुड़वाना भी, एक तो बचाना है पहले और उसके बाद नए नाम को जोड़ना है। ये अब एक मिशन है एपीसीआर का। हमारे 11 हेल्प सेंटर्स हैं। हर हेल्प सेंटर पे 2 वॉलंटियर होंगे। कंप्यूटर और प्रिंटर की सुविधा वहां पे अवेलेबल होगी और पूरी तरह से प्रशिक्षित टीम आपको मिलेगी। और 1 अगस्त 2025 से ये कैंप शुरुआत हो जाएगा। और ये कैंप आपका लगेगा कहां कहां? सबसे पहले एक मेन सेंटर हम लोगों का मारीपुर में बनाया गया है, जो हमारा ऑफिस है, वहां मेन सेंटर बनाया गया है, जहां पे 4 लोग अभी रहेंगे इस काम के लिए। उनका नाम है, उनका नंबर भी है। फिर दामोदरपुर में नियर मदरसा इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल दामोदरपुर, यहाँ पे नाम और नंबर है। ब्रह्मपुरा में 2 जगह है। फिर मारीपुर में 2 जगह और लगाया गया है, क्योंकि ये जो सेंटर है ये तो कंट्रोल करने के लिए हर जगह है। मारीपुर में अलशिफा है और एक रिलायंस डिजिटल के आगे में आपको लगाया गया है। चंदवाड़ा में एक आरवाई पॉलिक्लिनिक मदरसा चौक नियर पक्की सराय चौक पे एक आपका है। दूसरा सेंटर एडवोकेट आजाद जी हैं हमारे, उनके घर पे आशियाना कॉलोनी है, बांध रोड में, वहां लगाया गया है। चंदवाड़ा में एक और जगह है, माहिद जी के हाउस के घर में भी ये लगाया जाएगा 1 तारीख से। और एक हमारा अभी चैनपुर बगरा में हमारे एक साथी है, उनके घर पे भी ये अभी कोशिश की गई है, जहां पे प्रिंटर्स कंप्यूटर्स अवेलेबल हो और हमने उनको ट्रेनिंग कर दिया है। तो वहां पे ये चीजें 1 तारीख से शुरू की जाएंगी। अब आपको करना क्या है, क्योंकि अभी यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे उनका एड्रेस भी है, नाम भी है। अब ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कैसे? तो हम लोग का काम क्या होगा, जो आसानी से रिकॉर्ड निकल सकता है 2003 के मतदाता सूची से रिकॉर्ड निकालना, उनको हिंदी फॉन्ट सब लैपटॉप में डालकर उनको तरीका बता दिया जाएगा कि आप आसानी से 2 से 3 मिनट के अंदर किस तरह से आप सर्च करेंगे। और वो महिला का भी खासकर उनके मायके के बीएलओ को फोन करके, बीएलओ का नंबर निकाल के फोन करके उनका बूथ पूछ के उस पेज को डाउनलोड करके, ये ऑलरेडी हम लोग का प्रैक्टिकल हो चुका है, कर भी रहे हैं, इसी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। 2003 का निकालना, जाति प्रमाण पत्र आसानी से अभी बन जा रहा है हमारा, आवासीय प्रमाण पत्र। अभी हम लोगों के टीम का पूरी तरह से आप समझ लें कि 1 से 2 दिन में हम लोग डॉक्यूमेंट्स मंगवा दे रहे हैं। वो हमारा मुसहरी ब्लॉक है, बोचहा है, कांटी ब्लॉक है, कुरहन्नी है। ये 4 ब्लॉक में अभी तक हम लोग मैक्सिमम 2 दिन के अंदर पेपर आ जा रहा है, डाउनलोड करके हम लोग लगा दे रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग करेंगे। और आने वाले समय में अगर ये मुहिम रंग लाई, आप सब लोगों का सपोर्ट रहा, तो आने वाले वक्त में और भी सेंटर हमें बनाना है अगले 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जरूरत होगी। अब इसमें ये तो एपीसीआर की जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि यहां से जाने के बाद अब आप सब एपीसीआर के मेंबर हैं। सब लोग अब एपीसीआर के पर्सन हैं। आप एपीसीआर के लिए ये नहीं सोचना है कि वो 10 लोग हैं, वही 10 लोग हैं। आप भी एपीसीआर के मेंबर हैं, आपको भी ट्रेनिंग लेना है, आपको भी ट्रेनिंग मिलेगी। आपके के भी कोई सवाल होंगे, आपके सवाल के भी जवाब दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे जवाब? आप हमसे कैसे जुड़ेंगे और आप हमारे मेंबर कैसे बनेंगे? इसके लिए हमने सोशल मीडिया का यूज किया है, क्योंकि रोज कहीं पे बैठ पाना बहुत मुश्किल है, तो सोशल मीडिया का हम लोगों ने यूज करा है। एक तो वेबसाइट है हमारा एपीसीआर का, जो नेशनल लेवल पे वेबसाइट है हमारा। उसके बाद यूट्यूब चैनल है मुजफ्फरपुर का। आपको एपीसीआर मुजफ्फरपुर यूट्यूब पे जाके @APCR मुजफ्फरपुर लिखना है। एपीसीआर मुजफ्फरपुर लिखना है और वीडियो में एक पहला वीडियो, सिर्फ एक वीडियो डाला हुआ है, वेलकम वीडियो। उस वीडियो में जाकर आपको सिर्फ अपना नंबर छोड़ देना है कमेंट में। आप अपना नंबर कमेंट में डाल देंगे, आपका नंबर एपीसीआर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्रक्रिया समझ रहे हैं? कि आप YouTube पे जाएंगे, क्योंकि यहां पे सबका नंबर लेना, मोबाइल नंबर ले पाना, आप एपीसीआर के लिए YouTube पे जाएंगे और @APCR मुजफ्फरपुर जाएंगे। वहां पर पहले एक वीडियो, सिंपल एक वीडियो है, उसके कमेंट में जाएंगे और आप कमेंट में सिर्फ अपना नंबर डाल देंगे। आपका नंबर डालने का मकसद मैं समझ जाऊंगा, हमारी टीम समझ जाएगी कि आपके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देना है। दूसरा, फेसबुक का भी पेज है, जहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आप कमेंट करें ज्यादा बेहतर है। और हमारे यूट्यूब पे आप जाएंगे, हमारी टीम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देगी। उसके बाद 1 तारीख
के बाद से 4 या 5 तारीख को हम लोग पहला ऑनलाइन ट्रेनिंग शेड्यूल करेंगे। वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। 4 या 5 तारीख को जितने भी लोग हैं कोशिश करेंगे कि गूगल मीट लिंक आपको जाएगा और गूगल मीट पे ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करेंगे कि वहां पे आप जुड़ सके, क्योंकि फिर से इस तरह से प्रोग्राम कर पाना या उस प्रोग्राम में पूरी तरह से बातों को समझा पाना मुमकिन नहीं है। तो अब हम लोग डिजिटल पैटर्न का यूज करेंगे। तो नंबर जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ और सिर्फ फिलहाल SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से रिलेटेड ही कंटेंट उसमें डाले जाएंगे। बहुत सारे ग्रुप में आप ऐड हैं, एक बार APCR में भी ऐड हो जाइए और स्पेशली यहां पे आपको इसी के लिए सारे कंटेंट आपको मिलेंगे और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा 4 या 5 तारीख को, जिस पे हम लोग 1 घंटे की ट्रेनिंग रखेंगे। ट्रेनिंग शेड्यूल होगा, आप वहां पे सवाल भी कर सकते हैं और आपको उसके जवाब भी दिए जाएंगे। और उसी ग्रुप में आपको 11 जगह का फुल डिटेल मिल जाएगा, पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि YouTube पे जाकर आप लोग अपना अपना नंबर डाल देंगे ताकि आपको इस 11 जगह जो हमारा कैंप लग रहा है, उस 11 जगह आप कैंप से जितनी मुमकिन हो सके मदद ले सके। और दूसरा, खुद अगर मदद लेना है तो मदद ले, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के नियर कैंप पे जाकर 1-2 घंटा बैठ के और लोगों की मदद करें। आप इंशाअल्लाह करेंगे। चलो इंशाअल्लाह कि अगर आप उस कैंप में जाएंगे, हम चूंकि 2 साथी वहां पर रहेंगे, उसमें से एक साथी की जिम्मेदारी हमारे जो कुछ बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जिम्मेदारी भी उठाया है कि उनका खर्च जो होगा वो हम लोग बेयर करेंगे, जहां से भी हो कलेक्शन करके हम लोग उसको बेयर करेंगे। क्योंकि वो बंदे जो वहां पे काम करेंगे 8 घंटा 10 घंटा रहेंगे, तो एक दिन जज्बात में रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, पूरा महीना उनको रहना है वहां पे। तो उनके लिए जो भी मुनासिब होगा हम लोग उनको देंगे, रिम्यूनरेशन देंगे, उनको कुछ हम लोग पैसे देंगे। लेकिन ये 2 आदमी का मामला नहीं है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल सेंटर पे इस चीजों को देख रहा हूं। 4 से 5 लोग लगे हुए हैं, एक बार में 10-10 15-15 लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे गार्जियन टाइप के हैं, यहाँ पे गार्जियन आप सब लोग बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आप अगर कैंप में 2-3 घंटा देते हैं तो उनको भी मदद मिल जाएगी जो हमारे साथी वहां पे हैं, और आप उस माहौल में भी आप लोगों को समझा सकते हैं, आप भी कुछ गाइड कर सकते हैं। और 1-2 दिन आप करेंगे तो आप भी इंशाअल्लाह पूरी तरह से चीजों को समझ जाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा, थोड़े से वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम एक इंसान 10 आदमी का पेपर जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन सा पेपर जमा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी अगर यहां पे बैठे हुए 10 लोग ले लें, फिर वो 10 लोगों का ले लें, तो इंशाल्लाह 1 महीने के बाद मुमकिन है कि हम लोग 100% पेपर जमा करने वालों में हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस काम को करेंगे और आज से आप लोग भी APCR के वॉलंटियर बनेंगे और जहां भी नियर में आपका कैंप होगा आप उस कैंप में जाकर वक्त देंगे, जरूर देंगे इंशाल्लाह। चलिए, कोई सवाल अगर है ऐसे, वक्त अब शायद खत्म है, वक्त खत्म है। को भी प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ट्रेनिंग सबको मिलेगी, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग मिलेगी। और वो जो उस सेंटर पे जाएंगे ना, 2-3 घंटे रहेंगे, पेपर कौन सा आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, 2 दिन में समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर BLA आपके आसपास है, BLA बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं उनको भी आप ले आ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप जो लोकल नेता लोग हैं या जो वार्ड काउंसिलर में हैं या जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीते हुए हो हारे हुए हो, आप उनसे मदद लें। आप उनको कहें भाई आज आप कहां सोए हुए हो, वोट के समय तो घर घर पर्ची तक पहुंचा देते हो, हमको पता नहीं होता है कि हमारा सीरियल नंबर क्या है, तुम खोज के ना पहुंचा देते हो वोट के चक्कर में। आज असल जरूरत है, वोट बचेगा तभी तो तुमको आगे वोट मिलेगा। तो उनको एहसास कराइए ताकि वो सपोर्ट करें आपको, ताकि वो आपको सिस्टम प्रोवाइड कर दे, कुछ मैन पावर आपको प्रोवाइड कर दे। तो थोड़ा सा हम आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इंशाल्लाह उठाएंगे भी, और अल्लाह के खातिर हम लोग इस चीजों को करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम
जुड़े और ये मुहिम जो शुरू हुआ है, ये मुहिम हमारा आगे बढ़े और आप सब लोग इस मुहिम के गवाह बनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। प्रोग्राम तो बहुत अहम है, लेकिन